हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हम लोग रेलवे ग्रुप डी जो करंट में अभी एग्जाम चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। उसके पिछले शिफ्टों के पूरे इसमें हम लोग क्वेश्चंस लाए हुए हैं और उनका हम लोग आज पूरा निचोड़ देखने वाले हैं। और दिसंबर महीने में 1 से 30 दिसंबर तक आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं रेलवे ग्रुप डी में, वही सारे इसमें हम लोग क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें हम लोग जीके, जीएस, साइंस और जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे जो आए हुए क्वेश्चंस हैं। और हम लोग इसमें एक वन शॉट रिवीजन भी देखेंगे लास्ट के अंत में, 5 से 10 मिनट का होगा। जो पिछली जो कल हमने 29 तारीख को 29 दिसंबर को भी जो एग्ज़ाम एनालिसिस देखा था, वो वाला वन शॉट रिवीजन 10 मिनट में आपका होगा। लास्ट में 10 मिनट उसमें भी आप लोग दे दीजिएगा। देखिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए सन 2023 के अंत तक भारत में कुल वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी थी? 550 थी, 573 थी, 600 थी या 525 थी? तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बन चुका है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए अगर इसमें हम लोग देखें 573 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सन 2023 में वन्य जीव अभयारण्यों की कुल संख्या अगर देखा जाए तो 573 है, ठीक है। और ये करंट में भी देखा जाए 25 तक, तब भी ये 573 ही है, अभी तक बदली नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 27 नवंबर सन 2023 तक भारत में कुल 573 वन्य जीव अभयारण्य थे, ठीक। तो ये चीजें हैं जो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। जो लगभग आप कह सकते हो 1,75,169.42 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते हैं, ठीक है। ये क्षेत्र वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किए गए थे। तो ये भी देख लीजिए, वन्य जीव अधिनियम 273 के तहत 72 के तहत ये स्थापित किए गए थे, ठीक है। सन 2025 तक यह संख्या 573 बताई गई है, ठीक है। अभी भी करंट में भी ये है। तो ये पूछा जा चुका है, तो इसका एक मेन पॉइंट आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है और ये वाला पूछा भी जा चुका है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख ही रहे होंगे कि हम आपके लिए कितनी मतलब एक नंबर 1 का डिस्क्रिप्शन लेके आते हैं उसमें कि अगर आप लोग एक क्वेश्चन होगा तो उसमें से आप 3-4 क्वेश्चन अलग से भी बना सकते हो उसमें से। तो आप लोग अच्छे से देखिए और ये क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा, वहां पे छोड़िएगा मत अगर आ जाए। देखिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी रेलवे ग्रुप डी एनालिसिस वीडियो से इनको प्रॉफिट हो सके। तो ये चीज़ें हैं जो आपको करना है। और एक प्यारी सी कमेंट लास्ट में जरूर करके हमें बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर बताइए। अगर आपने पिछली हमारी एनालिसिस की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, इसमें हम लोग लास्ट में क्लास के वन शॉट रिवीजन लगभग 10 से कह सकते हो 12 या इतना ही समय लेंगे आपका। तो आप लोग वो जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं देखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे बस। 10 मिनट तक आपकी वो क्लास है, तो इसी में लास्ट में आपको मिलेगी। तो जिससे कि आप मतलब वो सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो वो आप लोग रिवीजन उसका कर लीजिएगा। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरा इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। जैसे आज ये क्लास हो रही है, पहले देखिए यहाँ पे पौधों में किस प्रकार का प्लास्टिड पाया जाता है जो रंग में हरा होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या एल्वोप्लास्ट? तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए पौधों में किस प्रकार का प्लास्टिड पाया जाता है, रंग में जो हरा रंग होता है इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो सभी लोग आप जानते हो इसका राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिससे पौधों में हरा रंग होता है। तो आप लोग जानते ही होंगे, ये क्वेश्चन बन चुका है। देखिए पौधों में क्लोरोप्लास्ट नामक प्लास्टिड पाया जाता है जो रंग में हरा होता है।
इस हरे रंग का कारण क्लोरोफिल नामक वर्णक है। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लीजिए, क्लोरोफिल के कारण ये हरा होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी आप लोग जानते होंगे, जो पौधे इससे खाना बनाते हैं सूर्य की मौजूदगी में। तो ये चीजें हैं, ये भी क्वेश्चन बन चुका था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख के जाइए और इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से देखिए। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? उपाधियों का अंत, अस्पृश्यता का उन्मूलन या स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, अगर अनुच्छेद 17 देखा जाए, 18 नहीं है, ठीक है, 17 देखा जाए तो आप सभी लोग जानते हो ये अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत भी इसे कह सकते हो, इसका अंत 17 में बताया गया है। उपाधियां तो आप सभी लोग जानते हो 18 में, अनुच्छेद 18 में बताया गया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। शिक्षा का अधिकार तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, शिक्षा अधिकार 21A में जोड़ा गया है। ठीक है, 86वें संविधान सन 2002 के तहत। ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से रट लीजिए। और ऊपर स्वतंत्रता का अधिकार वो सभी लोग जानते हो, लगभग 19 से 21 तक 22 तक दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये चीजें हैं जो आप लोग बिल्कुल रट लीजिए। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध करता है। ठीक, तो ये चीजें हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये वही हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इससे डिस्क्रिप्शन में आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। इसका राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस भारतीय लोक नृत्य शैली में ढोल का प्रयोग एक आवश्यक वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है? कथक, भरतनाट्यम, भांगड़ा या आप लोग देख सकते हो कुचिपुड़ी। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। ढोल जो है ये किस में यूज की जाती है? तो आप सभी लोग जानते हो भांगड़ा, अगर आपने देखा होगा तो उसमें ढोलक के तरह बजाते हैं ना, देखा होगा वो। ठीक है, देखिए यहाँ पे भांगड़ा पंजाब का एक जीवंत लोक नृत्य है। ठीक, तो आप सभी लोग जानते हैं पंजाब राज्य का भांगड़ा मिलेगा, और गिद्धा भी पंजाब का ही मिलता है उसे। यदि मतलब महिलाएं करती हैं तो गिद्धा हो जाता है, इसे अगर पुरुष करेंगे तो भांगड़ा है। तो आप ये जानते होंगे। ठीक है, जिसमें ढोल का प्रयोग एक आवश्यक वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। यह आमतौर पर फसल कटाई के मौसम या उत्सवों के दौरान किया जाता है। तो ये चीजें हैं जो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसमें हमको आपके लिए कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड तक इसे शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर हमको बताइए। देखिए, वर्ष सन 2025 में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई है? कजान रूस में पड़ता है इसके द्वारा, या आप लोग यहाँ देख सकते हो रियो डी जनेरियो ब्राजील, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका या नई दिल्ली भारत। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है ब्रिक्स 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो आप सभी लोग जानते हो ब्राजील में किया गया है, रियो दी जनेरियो में। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर, ये आपको रट ही गया होगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 17वें, ये देख लीजिएगा 17वां है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील शहर कौन सा है? रियो डी जनेरियो द्वारा 6 से 7 जुलाई सन 2025 तक की गई है। ठीक है, ये डेट भी देख लीजिएगा, और ये ब्राजील के रियो डी जनेरियो में की गई है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको बिल्कुल रट के जाना है। देखिए, इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का। प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन किस माध्यम में सक्रिय होता है? यहां पर देखिए, क्षारीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, उदासीन माध्यम में, लवण या लवणीय माध्यम में। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, पेप्सिन जो होता है आप सभी लोग जानते हैं ये अम्लीय माध्यम में होता है। ठीक है, देखिए अम्लीय इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी लोग जानते हो जो पेप्सिन होता है पेट में आपका स्रावित होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो पेट में जो दिया गया है 1.5 से 1.
3.5 तक इसका पेट का पीएच मान होता है, तो ये अम्लीय होगा ना, क्योंकि पेट में ही होता है। देखिए, पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो आमाशय या कह सकते हो पेट के अम्लीय वातावरण में सक्रिय होता है, तो ये आपको पेट में मिलेगा। ठीक है, पेप्सिन जो होता है वो कहाँ मिलता है आपको? पेट में मिलेगा। और पेट का पीएच मान कितना होता है? 1.5 से 3.5, जो अम्लीय है, आप सभी लोग जानते हो। जो पेप्सिन की गतिविधि के लिए इष्टतम अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक, तो इसमें आपको अम्लीय मिलेगा। पेट में ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो पेट का पीएच मान कितना होता है? 1.5 से 3.5 तक। ठीक है, तो ये क्या है? ये अम्लीय है। आप सभी लोग पीएच स्केल देख चुके होंगे, 14 तक होती है, 0 से 14 तक। 7 उदासीन और 7 से ज्यादा होगा क्षारीय, 7 से कम अम्लीय। तो ये चीजें हैं जो आप लोग रट ही चुके होंगे, तो आप लोग ऐसे इसे रट सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इनको आप लोग छोड़ के नहीं जा सकते हैं। देखिए, नमदा कला है ना, का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? लद्दाख से है, जम्मू और कश्मीर से है, हिमाचल प्रदेश से है, या पंजाब से? आप इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, अगर नमदा कला देखें तो आप सभी लोग जानते हैं ये कहाँ मिलती है आपको? जम्मू और कश्मीर में आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नमदा कला, जो कि फेल्टेड ऊन से गलीचे बनाने के लिए एक पारंपरिक शिल्प कला है। ठीक है, तो ये गलीचे बनाने में यूज की जाती है। मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। यह एक सदियों पुरानी शिल्प कला है जो अब विलुप्त होने के कगार पर है, और इसे पुनर्जीवित करने के लिए पहल की जा रही है। तो ये चीजें हैं, ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आप लोग देख के जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बन चुके हैं। इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हो वो सारे आप लोग देख के तभी एग्जाम देने जाइए। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी एनालिसिस की, तो सारी देख के तभी एग्जाम देने जाइएगा। देखिए, किस अंग में अंगिक अम्ल का निर्माण होता है? यकृत में होता है, अग्न्याशय में होता है, पित्ताशय में होता है, या अंत में होता है? आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, अगर हम अंगिक रस की बात करें, ठीक है, पित्त इसे भी आप कह सकते हो, पित्त भी इसे कह सकते हो, तो यकृत में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं। देखिए, पित्त भी इसे कह सकते हो का निर्माण यकृत यानी लीवर द्वारा होता है। यह एक पाचक द्रव है जो वसा के पाचन में मदद करता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। पित्त का भंडारण पित्ताशय में होता है। ठीक है, तो ये पित्ताशय में आपको मिलेगा, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देता है, तो इन सारी चीजें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बताइए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति, सभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद अगर देखें केंद्र में, तो आप सभी लोग जानते हैं लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। तो ये चीजें हैं जो आप लोग बिल्कुल रट के जाइए, क्योंकि ये 75(3) में ये बताया गया है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जो कि जनता का सदन। ठीक, तो जनता का सदन भी इसे कहते हैं, लोकसभा को जनता का सदन भी कहते हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यह सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में निहित है। तो 75(3) में यहाँ बताया गया है कि जो केंद्र की मंत्रिपरिषद होगी वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगी। यदि एक मंत्री के प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, तो सारे मंत्रियों को तो इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये चीजें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? 12, 9, 5, 7? आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, अगर इंडिका में अगर देखें तो ये मेगास्थनीज जब भारत आया था, तो उसने मतलब ये इंडिका में अपनी बताया है कि मतलब इंडिका उसने बुक लिखी थी, यानी कैसे हम तो यहाँ आया था तो अपने देश के बारे में हर एक चीजें इसने लिखी थी। तो उसमें इसने 7 वर्गों या जातियों को इसने बताया था। ठीक है, तो 7 जातियों को इसने बताया था, आप लोग यहाँ देख सकते हो।
देखिए, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तिका इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इनका नाम आप लोग देख सकते हो 7 वर्गों का। तो यहाँ थोड़ा ब्लर हो गया है, इसके लिए सॉरी, लेकिन कुछ कुछ दिख रहा है आपको। देखिए, दार्शनिक पहला क्या था? दार्शनिक था। दूसरे किसान थे, चरवाहे और शिकारी थे। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी पूछ सकता है। कारीगर और व्यापारी थे, सैनिक थे, ठीक है, और निरीक्षक थे, और पार्षद या सलाहकार थे। ठीक, तो ये चीजें हैं जो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यही 7 वर्गों को बताया गया है। मेगास्थनी जब इंडिका आया था, उसने अपनी बुक इंडिका में बताया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आप देख के जाइए, आपसे क्वेश्चन बनेंगे। इसका राइट आंसर बताइए। प्रमुख मानव नरेलिंग हार्मोन, ये नर है यहाँ पे, ठीक है, नरे नहीं है, नर है। ठीक है, प्रमुख मानव नरलिंग हार्मोन है। ठीक है, नर आपका होगा, थोड़ा यहाँ टाइपिंग एरर है। ठीक है, एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरोन है, या आप लोग देख सकते हो टेस्टोस्टेरोन है, या ए बी और सी दोनों है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, अगर नर हार्मोन की यदि हम लोग बात करें, नर हार्मोन की, तो आप सभी लोग जानते हैं टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये नर हार्मोन होता है। ऊपर वाले दोनों जो थे वो मादा हार्मोन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हार्मोन से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, टेस्टोस्टेरोन मुख्य नरलिंग हार्मोन है, जो पुरुषों में प्रजनन ऊतकों के विकास, मांसपेशियों और हड्डियों के द्रव्यमान में वृद्धि और मर्दाना विशेषताओं जैसे शरीर के बालों के विकास और आवाज के गहरे होने को बढ़ावा देता है। तो ये चीजें हैं जो आप लोग टेस्टोस्टेरोन से देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या होता है को मुख्य रूप से स्त्री हार्मोन आप मान सकते हो, हालांकि पुरुषों में भी कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक, पुरुषों में होगा बट कम मात्रा में होगा, लेकिन स्त्री हार्मोन इसे आप कह सकते हो। यहाँ पे और भी देखिए, देख लीजिए, प्रोजेस्टेरोन भी एक महिला हार्मोन है, जो मुख्य रूप से मासिक धर्म चक्र और गर्भाशय को विनियमित करने में शामिल होता है। ठीक है, तो ये चीजें भी पूछी जा सकती हैं, तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा। बेसिकली ये दोनों स्त्री हार्मोन है, लेकिन ऊपर वाला नर हार्मोन है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आप लोग अच्छे से देख के जाइए। देखिए, बैजनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है, में स्थापत्य की कौन सी शैली देखने को मिलती है? पहाड़ी शैली, या इस पहाड़ी शैली में क्या होता है? स्थानीय पत्थर व लकड़ियों से बनी होती हैं। देखिए, शुद्ध द्रविड़ शैली, वेसर शैली, कलिंग शैली। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, हिमाचल प्रदेश में है, तो इसका मतलब ये पहाड़ी इलाका में आपको मिलेगा। ठीक, तो पहाड़ी शैली ये आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, बैजनाथ मंदिर कौन सी शैली में है? तो ये आपको पहाड़ी शैली में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आप लोग अच्छे से देखिए। द्रविड़ शैली, नागर शैली, ये आप सभी लोग जानते हो। नागर शैली उत्तर भारत में मिलती है, लेकिन अगर दक्षिण भारत में अगर बात करें मंदिरों की शैलियां, तो आप सभी लोग जानते हो द्रविड़ शैली से बने होते हैं ज्यादातर। देखिए, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में मुख्य रूप से 3 स्थापत्य शैलियों का उपयोग किया जाता है। जैसे आप लोग कह सकते हो शिखर शैली, पगोड़ा शैली और पहाड़ी स्थापत्य शैली। तो ये तीनों शैलियां आप लोग देख के तभी जाइएगा। ठीक है, इन्हें छोड़िएगा मत, क्योंकि ये पूछ सकता है। हिमाचल प्रदेश में 3 शैलियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें आप लोग कह सकते हो, देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में स्थित बैजनाथ मंदिर स्थापत्य शैली का निर्मित है। ठीक, तो वही चीजें बताया गया है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पिछली शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप लोग छोड़ के नहीं जाइएगा। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। जुलाई सन 2025 में वाराणसी में आयोजित यूथ स्पिरिचुअल समिट का विषय क्या था? पर्यावरण और युवा, विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा, डिजिटल इंडिया और युवा, विश्व शांति और युवा। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। अगर हम लोग यूथ स्पिरिचुअल समिति का अगर बात करें, तो आप सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर है विकसित भारत
के लिए नशा मुक्त युवा, ये इसका विषय था। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। देखिए, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय 19-20 जुलाई सन 2025 को वाराणसी में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये देख लीजिए कहाँ, तो वाराणसी में, और कब, 19 से 20 जुलाई में यह किया गया था। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको अच्छे से देखना है। शिखर सम्मेलन का विषय था नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए। तो ये चीजें आप लोग अच्छे से देखिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण के दौरान निकाय की कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमेशा घटती है, हमेशा बढ़ती है, सदैव समान या अपरिवर्तित रहती है, या पहले बढ़ती है फिर घटती है? इसका राइट आंसर बताइए। आप सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर है सदैव समान रहेगी, यह परिवर्तित नहीं होगी जब ऊर्जा रूपांतरण करेगी। आप लोग यहाँ देखिएगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक, ना ये नियम कहता है। ठीक है, तो ये देखिए, ना बनाया जा सकता है, ना नष्ट कर सकते हो ऊर्जा को, बल्कि इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बस इसे आप लोग परिवर्तित कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए किसी भी रूपांतरण प्रक्रिया के दौरान एक बंद निकाय की कुल ऊर्जा हमेशा समान या अपरिवर्तित रहती है। तो यही रीजन है। ठीक, तो ये चीजें हैं जो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ऊर्जा का नियम से भी क्वेश्चन बना है और बन भी सकता है फिर से। तो ये चीजें आप लोग देखिएगा। इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हरिद्वार उत्तराखंड, गुरुग्राम हरियाणा, या वाराणसी उत्तर प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए, हम लोग तो अभी लास्ट में जब क्लास के 10 से 15 मिनट या इससे कम ही समय लेंगे, इसमें हम लोग वन शॉट रिवीजन देखने वाले हैं। तो वो लोग आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वो हमने 29 दिसंबर का जो अभी एनालिसिस कल करवाया है, तो वही सारे क्वेश्चन जो कल आए थे, कल हमने करवाए थे, उन्हीं को हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे, बस उसका डिस्क्रिप्शन नहीं देखेंगे। 10 से 15 मिनट लास्ट में वो आपके लेंगे, तो वो जरूर देख के जाइए, क्योंकि वो आपके लिए हम रिवीजन लेके आए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपने कल नहीं देखा है तो आज भी देखेंगे, तो उससे आपको कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर अगर डिस्क्रिप्शन आपको देखना होगा तो आप कल देख सकते, कल वाली क्लास देख सकते हो। हम लोग आज रिवीजन के लिए लाए हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको रट जाने चाहिए कैसे ना कैसे। तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा अभी लास्ट में। ठीक है, देखिए, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हरिद्वार उत्तर, अभी ये तो हो चुका है ना। तो ये आप सभी लोग जानते हो, विश्व शांति केंद्र आप सभी लोग जानते हो कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम हरियाणा में आपको मिलेगा। देखिए, यहाँ पे भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। इस केंद्र का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। यह अहिंसा विश्व भारती संगठन द्वारा स्थापित किया जा रहा है और शांति, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और समानता और संस्थागत शांति निर्माण के लिए मंच प्रदान करेगा। तो ये कौन संगठित करा रहा है? तो अहिंसा विश्वास भारती संगठन जो है वो इसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है। तो ये चीजें हैं जो इसमें के मेन पॉइंट हैं, जो ये बिल्कुल आप लोग रट लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं आगे एग्जाम में। तो इनको अच्छे से देखिए आप लोग। इसका राइट आंसर बताइए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। देखिए, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है
का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, भगत सिंह। तो ये आपको रट ही चुका होगा क्योंकि ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। देखिए आप सभी लोग जानते हैं बाल गंगाधर तिलक ने दिया था यह नारा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था। देखिए यहाँ पे बेलगांव अधिवेशन हुआ था। देखिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने यह प्रसिद्ध नारा दिया था। उन्होंने यह नारा 1916 में बेलगांव अधिवेशन के दौरान दिया था, जब वे और एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन में से जुड़े थे। ठीक है, तो ये 1916 में बेलगांव अधिवेशन में इन्होंने दिया था। तो ये चीजें हैं जो आप लोग अच्छे से देख के जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 17। कबड्डी के मैदान में लॉबी एरिया की चौड़ाई कितनी होती है? देखिए अगर हम लोग लॉबी एरिया की चौड़ाई पूछ रहे हैं इसमें, तो बताइए आप लोग 2 मीटर होती है, 1.5 मीटर, 1 मीटर या 0.5 मीटर? इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए लॉबी एरिया की अगर चौड़ाई अगर देखा जाए तो ये 1 मीटर होती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आप लोग रट लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए कबड्डी के मैदान में लॉबी की चौड़ाई आमतौर पर 1 मीटर होती है। यह खेल के मैदान के 2 लंबे किनारों पर चिन्हित किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख के तभी एग्जाम देने जाइए। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, साइनो कोबाला मीन यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है दूसरा। ठीक है, साइनो कोबाल्विन लिखा है, लेकिन साइबो कोबाला मीन भी आप कह सकते हो। निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B1 का है, विटामिन B8 का नाम है, या विटामिन 86 का है, विटामिन ये बी होगा यहाँ पे, B12 का है। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर साइनोकोबाल्विन या साइनोकोबालामीन अगर देखें तो सभी लोग आप जानते हैं विटामिन 12 को कहते हैं साइनोकोबालामीन, और थाइमिन कहेंगे विटामिन 1 को, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, साइनोकोबाल्विन या साइनोकोबालामीन भी कहेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विटामिन का रासायनिक नाम है, यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और तंत्रिका कोशिकाओं के आसपास माइलिन के रख रखाव में मदद करता है। तो ये इसका वर्क भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए अन्य जैसे विकल्प दिए गए हैं, जैसे आप लोग विटामिन 1 की बात करें तो आप लोग जानते हैं थाइमिन इसका नाम होता है। विटामिन 6 की अगर बात करें तो पायरिडोक्सिन होता है। विटामिन 8 की अगर बात करें तो इनोसिटोन होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आप लोग रट लीजिए क्योंकि विटामिन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए कलारीपट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध कला है? कर्नाटक की है, केरल की है, तमिलनाडु की है, उड़ीसा की? आप लोग बताइए। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कलारीपट्टू अगर बात करें तो आप सभी लोग केरल का जानते हैं यह है। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे ये एक मार्शल आर्ट नृत्य है। देखिए यहाँ पे कलारीपट्टू एक प्रसिद्ध भारतीय मार्शल आर्ट नृत्य है जिसकी उत्पत्ति भारत की केरल राज्य में हुई थी। यह दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे वैज्ञानिक मार्शल आर्ट में से एक मानी जाती है। तो ये चीजें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि नृत्य तो आपसे एग्जाम में पूछता है तो उनको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए अब यहाँ से हम लोग आपका लगभग 10 से 12 मिनट आपका लेंगे क्योंकि ये कल हमने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर ही देखेंगे। 10 से 12 मिनट में आपका 1 शॉट रिवीजन इसमें होगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग रटना है आपको बस। देखिए किस आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी? सरकारी आयोग ने, तेंदुलकर आयोग ने, कोठारी आयोग ने या मंडल आयोग ने? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए अगर इसकी बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं सरकारी आयोग इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये हमने कल करवा रखा है तो इसका हम ऐसे ही देखेंगे। सिर्फ 10 से 15 मिनट आपके लेंगे। देखिए रक्त में किसकी कमी से एनीमिया होता है? कैल्शियम, आयरन, या आप लोग देख सकते हो विटामिन सी, विटामिन डी? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। ठीक है, पूछ रहा है
रक्त में एनीमिया किसकी कमी से एनीमिया होगा? आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ये हमने कल करवा रखा है पूरा, इसका डिस्क्रिप्शन के अगर साथ आप लोग देखना चाहते हैं तो कल वाली क्लास आप लोग देख लीजिए। एनालिसिस की 29 दिसंबर को हमने करा रखी है। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए है। या आप लोग यहाँ देखिए, एक सींग वाले गैंडे या बाघ, टाइगर, बंगाल टाइगर या हाथी। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो ये चीजें हैं जो आप लोग अच्छे से देखिए। ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, तो इनको हम सिर्फ ऐसे ही देखेंगे। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 22, 30, 32, 40। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है 22। ठीक है, तो ये अगर आपने कल नहीं देखा है तो ये आप लोग क्लास देख लीजिए, उसमें हमने पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ करा रखे हैं क्वेश्चंस। देखिए, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक जिसका नाम सबरंग है, कहाँ प्रारंभ हुआ है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो आप सभी लोग अगर कल की क्लास अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा हैदराबाद इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए, इसका राइट आंसर बताइए। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? मैसूर भारत में, नई दिल्ली भारत में, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, नैरोबी केन्या। तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली भारत। ठीक है, नई दिल्ली भारत में आपको IBCA का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हमने कल करवाई हैं। तो आप लोग अगर पूरा देखना चाहते हैं तो कल की क्लास देखिए जाके। देखिए, जब अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है, हाइड्रोजन निकलेगी, क्लोरीन निकलेगी। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब अम्ल किसी धातु से करेगा अभिक्रिया तो वो क्या निकलेगी? हाइड्रोजन निकलती है। आप सभी लोग देखिएगा यहाँ पे। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। IIFA सन 2025 में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अमिताभ बच्चन को, धर्मेंद्र को, या राकेश रोशन को, शाहरुख खान को। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर है अमिताभ बच्चन को। ठीक है, यह पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग देखते रहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में आ चुके हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इससे प्रॉफिट हो सके। और एक प्यारी सी कमेंट करके हमको जरूर हमारी क्लास के बारे में बताइए आपको कैसी लगी है। लेकिन इससे पहले आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। हाल ही में किस देश की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया है? नेपाल, जापान, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका राइट आंसर है नेपाल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ कल करवा रखी हैं, कल के एनालिसिस वीडियो में 29 दिसंबर का। तो आप लोग इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। देखिए, हृदय में रक्त संचार की गति को नियंत्रित करने वाला हिस्सा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, एरिथ्रोसाइट्स हैं, या साइनोएड्रियल नोड है, या थैलेसीमिया है। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर है साइनोएड्रियल नोड। ठीक है, तो ये सारे कल हमने क्वेश्चन करा रखे हैं। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25, 30, 35 या 40? आप लोग बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति, आप सभी लोग जानते हो 35 वर्ष, राष्ट्रपति भी होता तब भी 35, अगर राज्यपाल होता तब भी 35। तो ये चीजें हैं जो आप लोग देख लीजिए, कल हमने पूरा टोटल करा के रखा है इसे। देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है एरेक्न वाइड है, या आप लोग यहाँ देखिएगा नीचे पियामीटर है या ड्यूरा मीटर है। ड्यूरा यहाँ पे होगा। ठीक है, मीटर है। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो यही ड्यूरा मीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर। ये बाहरी झिल्ली होती है। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। देखिए, पौधे की किस भाग में गुरुत्वानुवर्तन देखा जा सकता है? केवल फूलों में, यहां देखिएगा, जड़ और तने की वृद्धि में, पत्तियों के रंग में,
बीज के आकार में। तो इसका राइट आंसर बताइए। देखिए गुरुत्वानुवर्तन अगर देखें तो जड़ और तने की वृद्धि में आप लोग देख सकते हो। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए भारत सरकार ने मार्च सन 2025 में किस देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है? नेपाल, म्यांमार, यहाँ देख सकते हो श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए ऑपरेशन ब्रह्मा आप सभी लोग जानते हो, ये म्यांमार राज्य में देश में चलाया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं इसे, क्योंकि ये पूरा हमने डिस्क्रिप्शन के साथ कल इसे देख लिया। आज हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं इसका। देखिए यहाँ पे कोशिका में ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, नाभिक है या लाइसोसोम है? इसका राइट आंसर बताइए। तो आप सभी लोग जानते हो ऊर्जा का पावर हाउस इसे ही कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अप्रैल सन 2025 में किस देश को भारी रेत और धूल के तूफानों का सामना करना पड़ा है? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर है कुवैत। कुवैत में अक्सर ये धूल भरी आंधियां और ये सारी चीजें आती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, एक हाइड्रोफाइट होता है, एक जलीय पादप होता है, एक पादप रो होता है, एक जड़ विहीन पादप होता है, एक समुद्री तंतु होता है। तो देखिए एक हाइड्रोफाइट जो होता है वो एक जलीय पादप होता है, मतलब ये जल के अंदर रहते हैं। ठीक है, चाहे मतलब जल के अंदर ये तैरते रहेंगे, ये चीजें हैं, मतलब वो जल में ही रहेगा। देखिए जैसे शैवाल वगैरह होते हैं ना। देखिए सन 2025 में किस राज्य में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची अपडेट की है? ठीक है, केवल उत्तर प्रदेश ने, केवल बिहार ने, 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने, पूरे भारत में? तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। अगर मतदाता सूची के अपडेट करने की बात करें तो ये 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने यहाँ काम किया है, मतलब अपनी मतदाता सूची को अपडेट किया है। ये सारे क्वेश्चन हमने पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ कल करवा रखे हैं। ठीक है, 29 दिसंबर के ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इनको अच्छे से देखिए। अगर आपको पूरे मतलब डिस्क्रिप्शन के साथ देखना है तो आप कल की क्लास में विजिट कर सकते हैं। हमने इसी क्लास के लिंक में उसे मतलब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दिया है। देखिए ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी? डार्विन ने, लैमार्क ने, रॉबर्ट हुक ने, इनमें से किसी ने नहीं। तो देखिए ऑक्सिन हार्मोन की बात करें तो ये डार्विन ने की थी खोज। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसके डिस्क्रिप्शन से आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आए हुए हैं, इसका जो डिस्क्रिप्शन हमने करवाया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो उनसे बन सकते हैं क्वेश्चन। देखिए आरबीआई ने भुगतान प्रणालियों की निगरानी के लिए किस बोर्ड का गठन किया है? ठीक है, एनपीसीआई, पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड, ये पीआरबी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा। डिजिटल पेमेंट बोर्ड, बैंकिंग सुपरविजन बोर्ड। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। ये कल हमने होमवर्क दिया था। ठीक है, तो आज इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए इसका राइट आंसर है पीआरबी। ठीक है, पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड ने यहाँ काम किया है। आम तो आरबीआई के भुगतान प्रणाली की निगरानी के लिए यह बोर्ड गठित किया गया है। देखिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। ये आज का होमवर्क क्वेश्चन होगा, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए हॉकी के क्षेत्र में सन 2025 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? पीआर श्रीजेश को दिया गया, या मनप्रीत सिंह को, या हरमनप्रीत सिंह को, या हार्दिक सिंह को? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग की मतलब एनालिसिस की क्लास खत्म हो गई है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इस एनालिसिस वीडियो से प्रॉफिट हो सके, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में बन रहे हैं। और एक प्यारी सी कमेंट जरूर कीजिए, और ये जो क्वेश्चन हमने दिया है इसका भी आप लोग जो कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इससे रिलेटेड आप लोग का मतलब गूगल पे या फिर कहीं भी सर्च करके आप लोग देख सकते हैं।
कि ये क्वेश्चन आ चुके हैं सारे। ठीक है, तो अगर आपने मतलब पिछली क्लासेस हमारे एनालिसिस की नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। और ये वन शॉट रिवीजन के बारे में आप हमको बताइए आपको कैसा लगा है। तो मिलते हैं अगली एनालिसिस वीडियो में।